this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I'm extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, तो नमस्कार, इलेक्शन हीट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। लगातार अभी भी मतगणना जारी है और कई जो रिजल्ट्स हैं वो भी आ चुके हैं। फिलहाल जो स्थिति बनती हुई दिख रही है, 294 के आसपास एनडीए दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडी अलायंस की, तो लगातार 231 जो सीट्स हैं उसके आसपास इंडी गठबंधन रुझानों में है। और दिल्ली की इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आगे की रणनीति बनाने में एनडीए जुट गया है। कल एनडीए के सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है। पीएम मोदी ने की नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से जिस तरह से लगातार अब हलचल जो है वो बढ़ चुकी है। इंडी गठबंधन भी आगे की रणनीति बनाने में जुटा। थोड़ी ही देर पहले जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंडी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के साथ शरद पवार और ममता बनर्जी की जिस तरह से बातचीत है, तो दिल्ली में जो तमाम सारे अब सियासी जो घटनाक्रम है वो शुरू हो चुके हैं। लगातार बैठकों का, चर्चा का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। आगे की रणनीति बनाने में एनडीए जुट चुका है। कल सभी सांसदों को एनडीए ने बुलाया है। इसके साथ ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से पीएम नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है आगे की रणनीति में कि किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी, क्योंकि तमाम सारे कयास, तमाम सारी चीज़ें अब चल रही हैं। क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, कहीं ना कहीं अब की बार 400 पार, उससे एनडीए बहुत पीछे रहा है। और जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं, जिस तरह की टैली अभी तक दिख रही है कि शायद 295 296 के आसपास जो एनडीए गठबंधन है वो रह सकता है। इसके अलावा अगर इंडी गठबंधन की हम बात करें तो तकरीबन 231 230 के आसपास, और अन्य की जब हम बात करते हैं तो 17 से 18 या 16 से 17 के आसपास जो चीज़ें। हालांकि ये भी बिल्कुल सही है अभी कि लगातार जो काउंटिंग है वो चल रही है। कई ऐसी भी सीटें हैं कि वहाँ पर जो अंतर है प्रत्याशियों के बीच में वो बहुत कम है, और यही कारण है कि अभी थोड़ा और इसको लेकर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बहुत कुछ जो पिक्चर है, बहुत कुछ जो तस्वीर है, लगभग वो अब क्लियर हो चुकी है। तो चलिए, ये महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो हमने अभी आपको बताया। सीधे स्टूडियो चलते हैं जहां पर हमारी सहयोगी खुशी व्यास हमारे साथ में है। खुशी, क्या कुछ अभी का ताजा अपडेट है, बताइए। बिल्कुल राजेश जी, देखा जा सकता है कि जो काउंटिंग है लगातार जारी है, रुझान सामने आ रहे हैं। देखिए रुझान जो फिलहाल हम बताते हैं आपको, भाजपा 296, कांग्रेस 230 के खाते में 17 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और ये भी कहा जा सकता है कि अब लगभग तस्वीरें साफ है। हालांकि
अभी और भी फेरबदल होगा, लेकिन एक बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद नहीं है। भाजपा अगर देखा जाए तो 296 पर बनी हुई है, हालांकि कुछ कम ज्यादा फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो 230 17 के जो है अन्य के खातों में जाती हुई नजर आ रही है फिलहाल जो सीटें हैं, हालांकि क्योंकि वोटिंग माफ कीजिएगा काउंटिंग जो है लगातार जारी है। और देखिए चुनाव को लेकर जिस तरह से बयानबाजियां सामने आ रही थी, सुर्खियां सामने आ रही थी, बीजेपी का जो एक लक्ष्य था 400 पार का, कहीं ना कहीं वो जरूर पिछड़ा हुआ नजर आया है। अगर देखिए राज्य की हम बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की बात कर ले, जिस तरह से बीजेपी ने दावा किया था, बीजेपी का दावा था कि क्लीन स्वीप का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है, कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। बीजेपी आप देख सकते हैं 29 सीटें मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर चुकी है। और अगर इंडिया अलायंस की हम बात कर लेते हैं तो 0 इंडिया अलायंस के खातों में नजर आ रहा है, यानी कि जो दावा बीजेपी ने किया था कहीं ना कहीं उसमें वो सफल नजर आई है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, छत्तीसगढ़ में भी दावे बीजेपी की यही थे क्लीन स्वीप के, और कहीं ना कहीं लक्ष्य को पूरा करती हुई नजर आ रही है। 10 सीटें कुछ सीटों पर जीत चुकी है, कुछ सीटों पर बढ़त बनाई हुई है बीजेपी। अभी फिलहाल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो एक ही कांग्रेस के खाते में फिलहाल कोरबा की सीट जो है नजर आ रही है। ऐसे में काफी दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी क्लीन स्वीप कर पाएगी, क्या जो एक सीट पर बढ़त बनाई हुई है कांग्रेस वो बढ़त बना पाएगी। और देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात कर लेते हैं, 5 सीटों पर 2019 में हमने देखा था कि बीजेपी क्लीन स्वीप की थी उत्तराखंड में, और कुछ ऐसी ही तस्वीरें 2024 में भी नजर आई है। अगर बात करें हम बीजेपी की 5 पर बनी हुई है, कांग्रेस के खाते में अभी 0 नजर आ रहा है। हालांकि तस्वीरें जो है लगातार धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है, सभी राज्यों के जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। दिग्गजों की अगर हम बात कर ले तो कई दिग्गजों ने जीत का जो दावा किया था उसमें वो सफल हुए। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले, देखा जाए जो लक्ष्य 400 पार का था, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आई। 38 पर बीजेपी, 41 पर कांग्रेस, अन्य के खाते में 1 नजर आ रही है। इंडिया अलायंस ने एक अच्छा गेन किया है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो, और कहीं ना कहीं एनडीए की अगर हम बात करें तो नुकसान भी सबसे ज्यादा उत्तराखंड से हुआ है। देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री काफी बड़े मत से ये अभी जीते हैं। अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान भारी मतों से उनकी जीत हुई है, और कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकप्रियता कितनी है शिवराज सिंह चौहान की। देखिए उत्तर प्रदेश की वाराणसी से अगर आपको बता दें तो अजय राय सपा से हार चुके हैं, तस्वीरें यहां की क्लियर हो चुकी है, वाराणसी की तस्वीरें क्लियर हो चुकी है। अजय राय को यहां पर बात मिली है सपा से। गुजरात से, गांधीनगर से अमित शाह जीत चुके हैं, क्योंकि देखिए गुजरात लगातार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात का जो आशीर्वाद है वो तो मिलता हुआ नजर आता ही है। एक बार और आशीर्वाद मिला है गांधीनगर से अमित शाह को, अमित शाह जीत चुके हैं, तस्वीरें यहां पर क्लियर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह, दिग्गजों की जो साख है वो लगातार दांव पर लगी हुई थी, हालांकि इन पर खरे उतरे हैं राजनाथ सिंह अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ की भी तस्वीरें क्लियर होने वाली है, यानी कि जो नतीजे हैं वो पूरी तरह से सामने होंगे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की अगर हम बात करें तो अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री है, यहां से उनको जीत मिल चुकी है, अच्छे खासे मतों से उनको जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश में वैसे बीजेपी को काफी फायदा मिला नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए दिग्गजों की बात कर ले, दिग्गजों की कहीं ना कहीं यहाँ पर जीत होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश से अनुराग ठाकुर की हम बात करें, हमीरपुर से प्रत्याशी थे केंद्रीय मंत्री, और कहीं ना कहीं जीत उनको मिली। और अगर ऑल ओवर अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए बीजेपी 294, इंडिया अलायंस 231, लेकिन अब ये सवाल है कि जो एनडीए का दावा था 400 पार का जो लक्ष्य था, कहीं ना कहीं एनडीए उससे पिछड़ा है। इंडिया अलायंस ने एक अच्छा ज्ञान किया है, हालांकि काउंटिंग लगातार जारी है और नतीजे अभी क्लियर नहीं है, अभी ये सिर्फ रुझान है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ भी बड़ा फेरबदल फिलहाल नहीं होगा। जी राजेश जी। चलिए खुशी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो अपडेट अभी तक का है, हमारी सहयोगी खुशी बता रही थी कि क्या कुछ स्थिति यहाँ पर है। इससे पहले कि हम खास मेहमानों के साथ, खास पैनल के साथ चर्चा में आए, उससे पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने क्या कुछ मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में या जो चीज़ें रही हैं उसके लेकर क्या कुछ कहा है, पहले वो हम सुनवा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व के यानी कि लोकसभा चुनाव के तस्वीर अब साफ होते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, लेकिन दूसरी ओर बात की जाए बीजेपी का 400 पार का नारा वो पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं। सर, बीजेपी का जो 400 पार का नारा था वो कहीं ना कहीं धुंधला होता नजर आ रहा है, क्या लगता है किस तरीके के ये नतीजे हैं? नहीं, देश ने ये मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की उस कार्यशैली पे जिसमें लोकतंत्र की वो हत्या लगातार 10 साल से कर रहे थे। जो गरीबों के खिलाफ, जो आम मिडिल क्लास के खिलाफ उनकी नीतियां थी, उसको लेकर ये मैंडेट मिला है।
राहुल गांधी जी ने जो बात आम जनता की आम परिवार की आम एक नागरिक, भारतीय नागरिक की उसको लोगों ने सराहा है। भारतीय जनता पार्टी को जो बोलती थी कि बीजेपी अब की बार 370 पार, जिसको 240, 235 पे लाके खड़ा करना, ये मैसेज क्या है? नरेंद्र मोदी को ये एहसास कराना है कि 75 साल का व्यक्ति किसी पद पे या किसी चुनाव में न रहे, उसके फार्मूले का वो अमल करे, तो करना चाहिए उनको। सर, कहीं ना कहीं देखा गया मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें क्लीन स्वीप करने की बात करी थी भाजपा, उसमें सफल होती नजर आ रही है। क्या लगता है कांग्रेस की क्या कुछ खास कमी रह गई होगी इसमें? कमियों पे मंथन होगा। स्वाभाविक तौर पे जो परिस्थितियां बनी उसकी जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मेरी है, और मैं मानता हूं कि पार्टी एकजुटता से मंथन के साथ नए विचार, नई तकनीक, नए तरीके से आगे बढ़ेगी और पार्टी का पुराना वैभव हम सब मिलकर लौटाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, इंदौर में बम्पर नोटा वोटिंग हुई है, नोटा वोटिंग को लेकर क्या कहेंगे इस बार? नोटा पर इंदौर शहर स्वच्छ शहर है, समझदारों का शहर है। जो चीर हरण भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र इंदौर के मतदाताओं के साथ किया, उनके वोट के अधिकार के साथ किया, उसका एक तरह से इस नोटा ने मैसेज दिया कि आपने पाप किया है, और उस पाप की सजा अभी तो बहुत भुगतेगी बीजेपी आने वाले समय में। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थे एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। किस तरीके से बात की जा रही थी कि प्रदेश में सभी 29 सीटें जो बीजेपी जीत गई है, और इसके अलावा फिर बात की उन्होंने जिम्मेदारी ली और साथ ही साथ ये दावा किया कि आने वाले समय में इसका विश्लेषण भी किया जाएगा। मैं अक्षय गुप्ता, कैमरामैन राकेश के साथ, ND24 भोपाल। तो जिस तरह से जो परिणाम है या जो रुझान है धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, पिक्चर तकरीबन मुझे लगता है क्लियर है। और अब कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, हालांकि काउंटिंग लगातार जारी है, लेकिन इसी के इर्द गिर्द सब कुछ रहने वाला है। मध्य प्रदेश को लेकर जिस तरह से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जिस तरह से कह रहे थे कि जो हार का मंथन करेंगे, लेकिन क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने जो टारगेट रखा था वही क्लीन स्वीप नजर आया मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में भी बेहतर परफॉर्मेंस जो भारतीय जनता पार्टी का है वो रहा। और लेकिन इन ऑल देखा जाए कि जो चीज़ें रही हैं, निश्चित तौर पर इस तरह का अनुमान, इस तरह का प्रोडक्शन नहीं था कि इस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की होगी। लेकिन अब जब इस तरह की चीज़ें हैं, उसके बाद चाहे इंडी गठबंधन हो या फिर एनडीए हो, दोनों की लगातार चर्चाएं, बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। अपनी अपनी रणनीति, अपनी अपनी तैयारी कि अब आगे कैसे बढ़ना है। एक तरफ तीसरी बार जिस तरह से मोदी के चेहरे पर पीएम मोदी को लेकर तीसरी बार जिस तरह सरकार बनाने की बात है, दूसरी तरफ जिस तरह से इंडी गठबंधन की जो बैठकें चल रही हैं, तमाम सारे समीकरण अब साधे जा रहे हैं। इन्हीं पर हम अब चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे कि अभी तक की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी, स्वागत करूंगा सुरेश शर्मा साहब आपका। हमारे साथ में है नरेंद्र सलूजा जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। नरेंद्र जी आपका स्वागत है। पवन पटेल जी है, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। पवन जी आपका स्वागत है। और दो खास मेहमान छत्तीसगढ़ से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में उज्ज्वल दीपक, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ है। उज्ज्वल जी मैं आपका स्वागत करता हूं। और अजय गंगमानी जी है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस छत्तीसगढ़, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और चर्चा की शुरुआत सुरेश जी मैं आपसे करता हूं। शाम के 6:15 के आसपास का जो वक्त है, तमाम सारी पिक्चर, तमाम सारी जो चीज़ें हैं लगभग क्लियर हैं। अब जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, एक तरफ एनडीए ने भी अपनी बैठक बुलाई है, सारे सांसदों को बुलाया है, इंडी गठबंधन भी लगातार अपनी चर्चाएं कर रही हैं। किस तरह से देखते हैं अब आगे के परिदृश्य को? देखिए राजेश जी, खास बात को मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आज जीत हार की चर्चा नहीं हो रही जी। कौन जीत रहा है, कौन हारा है, इसकी चर्चा नहीं। इसकी चर्चा केवल ये हो रही है कि 400 पार क्यों नहीं गए, और इसी के कारण सारे राजनीति के समीकरण बनाए जा रहे हैं। जबकि सबको मालूम है कि जो एनडीए है उसने 294, 295 सीटों की पोजीशन प्राप्त कर रखी है, और जो विपक्षी गठबंधन है वो 235-34 के आसपास की स्थिति में है। तो सरकार किसकी बन रही है सबको मालूम है। दूसरा, यदि देखा जाए तो बीजेपी अपने दम पर 242-43 सीटें ले जा रही है, यानी उनको बहुमत के लिए मात्र 30 सीटों की जरूरत है।
लेकिन यदि गठबंधन की बात करी जाए तो उसको जो है आएगी 43 सीटों 42 सीटों की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में ये विचार जरूर किया जा सकता है कि इधर का तोड़ के उधर ले लें, उधर का तोड़ करके उधर ले लें। तो तोड़ने वाली जहां तक बात आएगी तो उसमें मास्टरी तो बीजेपी की है, तो वो जल्दी तोड़ेगी। कांग्रेस वाले और इस गठबंधन वाले क्या तोड़ेंगे, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश जो है और छत्तीसगढ़ जो है, इन दोनों राज्यों ने एक अलग प्रकार का संदेश दिया है जो देश के संदेश से भिन्न है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सांगठनिक रूप से जो जीतने वाला दल है वो महत्वपूर्ण है। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो आमतौर से चर्चा पर आना चाहिए। मुझे ये लगता है कि इस चुनाव में दो फैक्टर बहुत बड़े हैं। पहला फैक्टर ये बड़ा है कि देश भर के मुस्लिम समुदाय ने इकट्ठे होकर के एंटी मोदी वोट दिया है, क्योंकि जो वोट जिहाद की बात जब प्रधानमंत्री जी ने की थी तो हमें ये समझ में आ गया था कि कोई न कोई इसके पीछे बड़ी खिचड़ी पक रही है। जो बात बंगाल से शुरू हुई थी, उत्तर प्रदेश में आमतौर से ऐसा होता है कि मुस्लिम समुदाय उसी को वोट देता है जो बीजेपी को हरा सकता है। और कर्नाटक के अंदर जब ये स्थिति गई तो जेडीएस का 5% वोट जो है सबको मालूम था, कहा भी गया था, वो कांग्रेस को शिफ्ट हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी वहाँ। इसी प्रकार का सारा समीकरण पूरे देश भर में बैठा है, उत्तर प्रदेश में खास तौर से बैठा है। आप देख लीजिए, जहां ये कहा जा रहा था कि पश्चिमी बंगाल में अच्छी पोजीशन रहेगी, मैं भी कुछ दिन पहले कलकत्ता गया था, वहां जब मैंने बात करी तो मुझे भी ऐसे ही संदेश मिले थे। हालांकि मैं जल्दी में भरोसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी और बाकी लोगों के भी यही संदेश आए तो मुझे लगा कि, लेकिन वहाँ मुस्लिम समुदाय का एकजाई वोट सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान पहुँचा गया। एक इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस कैडर बेस्ड पार्टी है, जिस संगठन के स्वरूप को लेकर के वो चलती है, कहीं न कहीं वो संगठन का स्वरूप पिछले 5-10 साल से 5-7 साल से प्रभावित हुआ है। जो निर्णय भाजपा के नेतृत्व के द्वारा किए जाते थे, सामूहिक नेतृत्व के द्वारा, वो घर में बैठ कर के निर्णय हो जाते थे और फरमान सामने आता था। कार्यकर्ताओं के स्थान पर अन्य कार्यकर्ताओं की जो रेलम पेल का मामला बना है, और मूल कार्यकर्ता को भी छोड़ दीजिए और आए हुए कार्यकर्ता को भी छोड़ दीजिए, केवल जब कॉल सेंटर के माध्यम से संदेश जाने लगे और कार्यकर्ता को यही नहीं मालूम उसको करना क्या है, उसको केवल जिंदाबाद करना है, उसके कारण बीजेपी को बड़ा डैमेज हुआ। हर कार्यकर्ता के दिमाग में ये आ गया। इस चुनाव में मैं अपने तरफ से एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि मुझे आज तक चुनाव में मैंने लगभग 5 या 6 लोकसभा के चुनाव कवर किए हैं। मुझे मोटे तौर पर कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोग संपर्क करते थे कि भाई ये है, ऐसा है, आपका क्या कहना है इसमें। ये 2 चुनाव मैंने विधानसभा के और ये देखे हैं, ना तो कांग्रेस की तरफ से किसी ने पूछा गया, ना भाजपा की तरफ से किसी ने पूछा गया। इसका सीधा अभिप्राय ये है कि आत्ममुग्ध और अंतर जो मन में एक प्रकार का जो वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण के विरुद्ध एक बड़ी लाबी काम कर रही है। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, और वो ये है कि जब ये कहा गया कि भाजपा बड़ी हो गई है, मुझे लगता है इसका एक बड़ा सेंटेंस था, इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस पर आगे वाले दौर में बात। चलिए, मैं नरेंद्र जी के पास में आ जाता हूं। नरेंद्र, सलूजा जी, ठीक है, सरकार बन रही है, एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन जो आगे की राह है, क्योंकि चाहे जेडीयू की बात कर ले, चाहे हम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की बात कर ले, आगे का जो सफ़र है वो चुनौती भरा है। इसको लेकर बहुत चर्चा है कि जिस तरह का अंकगणित दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 240 के आसपास टिकती हुई नजर आ रही है, अपने सहयोगियों के दम पर आप 294 पहुंच रहे हैं। तो ये चुनौती भरा जो सफ़र है, और ये कहा जा रहा है कि मोदी जी जिस तरह के निर्णयों के लिए जाने जाते हैं, फिर इस तरह के जो उनके निर्णय हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, जिस गठबंधन का हमारे नाम था एनडीए, और हम पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा 272 को पार कर चुके हैं। हम 294 सीटों पर है, कोई हम बॉर्डर पर नहीं है, कोई हमको 30-40 सीटों की ज़रूरत नहीं है, कोई हमको तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम 272 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। और इसमें सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो खुद बहुमत से दूर हैं। यदि कांग्रेस की बात करा जाए तो अकेले हम उनसे 1.5 गुना ज़्यादा हैं, मतलब वो यदि 100 के करीब हैं तो हम 250 के करीब हैं। गठबंधन की बात करें तो हमारा गठबंधन उनसे आगे। सरकार हम बनाने जा रहे हैं, हमने नारा दिया था तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बन रही, हैट्रिक लगा रहे हैं।
हाँ, ये जरूर है कि जो हमने लक्ष्य जो हमारे अनुरूप नहीं आया, जो हमने सीटें सोची थी, लेकिन जब अंतिम परिणाम आ जाएंगे, सीटों की संख्या बिल्कुल घोषित हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर हम उसकी समीक्षा भी करेंगे कि कहाँ कमी रह गई। लेकिन हम उस लक्ष्य को, ऐसा दिख रहा है कि कुछ लक्ष्य में कमी है, लेकिन सरकार तो हमारी बनने जा रही है। और मैं नहीं समझता हूँ कि जिन दो नेताओं का आपने नाम लिया, नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू, ये सरकार देख के हमारे साथ आए या पहले से ही एनडीए गठबंधन में चुनाव के पूर्व शामिल थे। अब चूंकि चुनाव के पूर्व का गठबंधन है और उन्होंने बता भी दिया है कि वो हमारे साथ हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे गठबंधन में कोई तकरार वाली, दरार वाली कोई बात नहीं है, कोई इस प्रकार के नंबर के खेल वाली बात नहीं। पूर्ण बहुमत की सरकार है, फैसले लेंगे, देश हित में फैसले लेंगे। सीए की बात करिए, उसको लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे, और जो हमारे अधूरे काम है उसको लागू करेंगे। क्या कहीं ना कहीं जिस तरह से मोदी का चेहरा, मोदी की गारंटी, ये अति आत्मविश्वास जो रहा है, वो भी एक इस तरह का जो अंकगणित दिख रहा है, वो भी इसका कारण रहा कि ये मान लिया गया नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से नहीं, मोदी जी का चेहरा है, और फिर जो जमीन स्तर पर जो चीज़ें करना चाहिए थी वो नहीं किया, और फिर अब चूंकि अब की बार 400 पार का एक बड़ा नारा था, उससे बहुत पीछे है, यानी कि एक शतक से भी पीछे इस समय एनडीए है। नरेंद्र जी, देखिए, हमने नारा दिया था, लक्ष्य तो देना पड़ता है, लक्ष्य दिया और लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने प्रयास किए। ठीक है, लक्ष्य पे हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन सरकार तो हमारी बन रही है। कांग्रेस ने लक्ष्य दिया था 295, क्या कांग्रेस 295 पे पहुंच पाई है? कांग्रेस ने भी बड़े बड़े दावे किए थे, हर राजनीतिक दल दावे करता है, हमने भी दावे किए थे, लेकिन यह कहना कि हम पहुंच नहीं पाए, ठीक है, हम उससे दूर रहे, लेकिन सरकार हमारी बनी है। और यह कहना कि अब क्या कमियां रह गई, देखिए मध्य प्रदेश में तो हमने क्लीन स्वीप किया है, छत्तीसगढ़ में हम जीते हैं, गुजरात में हम जीते हैं, कई राज्यों में हमारी हिमाचल से लेकर कई राज्यों में क्लीन स्वीप हुआ है। हाँ, कुछ राज्यों में यदि हमारी सीटें कमी रह गई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुमराह करने की राजनीति थी कि संविधान बदल देंगे, दलित आदिवासियों का आरक्षण बंद कर देंगे। हमको लगता है कि कुछ जगह वो कामयाब हो गई अपने झूठ को, प्रोपोगंडा को लोगों तक पहुंचाने में। कहीं हमारी वहाँ कमी होगी कि हम उस झूठ और प्रोपोगंडा को जो कांग्रेस का था उसको बता नहीं पाए जनता को हकीकत। तो कहीं ना कहीं उनकी गुमराह करने वाली, भ्रम वाली राजनीति कुछ राज्यों के अंदर कुछ सीटों पर वो सफल हो गए, लेकिन फिर भी मैं पवन जी से जवाब ले लेता हूं। पवन पटेल जी, अगर देखा जाए तो एनडीए सरकार बना रही है, एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन आपके खेमे में खुशी इस तरह की है कि जैसे आप ही सरकार बनाने जा रहे हो। नहीं, देखिए, बात खुशी और दुख की बात नहीं होनी चाहिए। आज जो जिस टाइप का मैंडेट मिला उसकी बात हो। अभी सलूजा जी ने बोला कि नारा दिया है, नारा तो देना पड़ता है। जुमलेबाजी में मास्टरी हासिल है भारतीय जनता पार्टी को, पहले भी जुमले दिए थे। तो आज जो नारा है, आज जो पार्टी, जो अमेंडमेंट मिल रहा है, जिस तरह की बढ़ोतरी हो रही है, आज हमें बड़ा सोचना चाहिए कि किस लिए आई। हम कहते हैं ये सबसे बड़ी बात है, जो तानाशाही का अंत हो रहा है। जो तानाशाही बोलते थे कि हम 400 पार, अरे जब आप 400 पार की बात क्यों कर रहे हो? आपने जो गारंटियां दी थी, अभी आपने बोला मोदी जी की गारंटी की बात कोई नहीं की है। मैं कहता हूं एक गारंटी मोदी जी ने कौन सी पूरी की बता दीजिए। पिछले चुनाव में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार झूठों की सरकार, कहां से महंगाई कम हुई? बेरोजगारी कहां, बोले हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की झूठी गारंटी दी थी, कहां बेरोजगारी कम हुई? किसानों की देखो, 750 किसान शहीद हो गए दिल्ली के सड़कों में, तो झूठों की पूरी सरकार थी। और झूठ का उपयोग कर करके 2014 में अलग नारे, 2019 में अलग नारे, इस बार 400 पार। ये बस इवेंट मैनेजमेंट में रहते हैं। और आज 400 पार की बात क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? पूरा जितने टीवी न्यूज चैनल सब में एकदम सट्टा बाजार, सब बता रहे थे 400 पार, 450 पार, कोई 500 बता रहा था, तमाशा मचा हुआ था। जनता की कोई सुन ही नहीं रहा था। मतलब ये सोच रहे थे कि बस मोदी जी खड़े होकर के जो बोलेंगे उसको जनता सुन लेगी। और हमारा नेता जो राहुल गांधी, इतनी बड़ी तपस्या किया, इतना बड़ा त्याग किया, इतनी बड़ी रेखा खींची, जिसको, उस रेखा को कोई बड़ा कर नहीं सकता, उसको काटने का प्रयास किया आप लोगों ने। इस तरह आप सोचिए कि हम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से हजारों करोड़ रुपए का चंद्रा हम लेंगे और खाता कांग्रेस का बंद कर देंगे। ये बड़ी विषम परिस्थिति का चुनाव था, बराबरी का चुनाव था ही नहीं। विषम परिस्थिति में हमारी ये हालत थी। अगर ये बराबरी का चुनाव होता तो हम 400 पार, आज हमारा इंडिया गठबंधन हो रहा होता। तो ये आज बात करने में जो ये टोटल चुनाव जो है, मोदी जी का झूठ आम जनता ने इस बार एक्सेप्ट किया। संविधान को हम बरगलाने का प्रयास नहीं करते। अनेकों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने स्टेटमेंट दिया कि संविधान बदलना चाहिए। आरक्षण खत्म करने के लिए हमेशा ये बोलते हैं कि आरक्षण के पक्ष में कमी थी, आरक्षण को खत्म करा दिया इन्होंने यहां पे। तो इसलिए आम जनता की जीत है। आम जनता के, जो हमारा राहुल गांधी जी ने आम जनता की भावनाओं के हिसाब से हमारा न्याय पत्र बनाया, उसकी जीत है। और मोदी जी ने जितने झूठ बोले, कोई गारंटी नहीं थी, सिर्फ मोदी जी की जादूगरी जो आप कहते हैं, जिस तरह जादूगर होता है
विज्ञापन दे करके बड़ी बड़ी बातें करके आंख में पट्टी बांध देता है, तो वही जादूगरी की जीत होती रहती थी। एक मोदी जी बता दीजिए, जिन 10 गारंटियों को सबसे ज्यादा प्रचारित और प्रसारित किया है, उन गारंटियों को पूरा किया हो तो बता दीजिए। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता महंगाई पे बात नहीं करता, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बेरोजगारी पे बात नहीं करता, किसानों की आय दुगनी करने की बात नहीं करता। कितने लोगों को 450 रुपए में सिलेंडर दिया बता दे। इस बार की राखी बहना की खुशियों वाली है। अरे 2013-2008 जब से भाजपा आई तो अभी तक की राखी खुशियों वाली क्यों नहीं है? गरीबों का मजाक उड़ाती है भारतीय जनता पार्टी। तो असर दिखा दिया है, वो बहना की राखी ने तो असर दिखा दिया। मध्य प्रदेश में आप देखिए उन्हें क्लीन स्वीप कर लिया। उसने राखी दिखाया कि क्या तोड़ फोड़ ने दिखाया, वो तो सोचने वाली है। बहुत सारी चीजें अब इसमें भी शोध का विषय है। अब इंदौर की बात देखिए, यहाँ किस तरह की घटनाएं घट जाती है। मैं आता हूँ छत्तीसगढ़ से। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी रुक करूंगा। हमारे साथ में उज्जवल दीपक जी हैं। उज्जवल जी, क्या कुछ कमी रह गई? हालांकि अगर हम छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया, निश्चित तौर पर उत्साहित है। और अभी सलूजा साहब जश्न मना के ही आ रहे हैं बीजेपी दफ्तर से। लेकिन मेरा इनऑल देखे तो कहाँ कुछ ऐसी चीज़ें रह गई जिसको आपको लगता है कि आप बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाए? या फिर अगर हम विपक्ष की बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, तो लगातार जिस तरह से वो अपने कैंपेन में कहते रहे कि संविधान खतरे में है। अभी भी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी वो संविधान की किताब दिखा दी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। कहीं ना कहीं वो चीज़ उसमें कामयाब हो गए। लेकिन आप जिस तरह से कहते रहे कि मोदी की गारंटी, उन गारंटियों का बेहतर तरीके से डिलीवर नहीं कर पाया। उज्जवल दीपक जी। जी सक्सेना जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश की जनता को बधाई। इतिहास, देश के इतिहास में दूसरी बार पंडित नेहरू के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जहां मैं आश्चर्यचकित हूं, मेरे साथ छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, माननीय पटेल जी कांग्रेस के प्रवक्ता मध्य प्रदेश से बैठे हुए हैं। दोनों जगह सुपड़ा साफ हो गया है कांग्रेस का। और भारत में विपक्ष की हालत यह है कि वो इस बात से दुखी नहीं कि उनके खाने की थाली गिर गई, इस बात से खुश हैं कि सामने वाले का रसगुल्ला गिर गया। तो बड़ी हास्यास्पद बात हो रही है यहां पे। आप बताइए, देश में सरकार एनडीए की बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी इस चुनाव में एक व्यक्ति को हराने के लिए, 400 पार ना जाने के लिए। और अभी मैं कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे आप बता रहे थे, संवैधानिक संस्थानों की बात कर रहे राहुल गांधी जी। कल तक, आज सवेरे 8 बजे तक देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका था। ईवीएम मशीन फोर्जरी थी। चुनाव आयोग पे इन्होंने लाखों प्रश्न किए। विश्व का सबसे बड़ा आयोजन करने वाली एक संवैधानिक संस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाया गया। क्यों? क्या मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्रों से पूछना चाहूंगा, अभी भी आपको ईवीएम पे विश्वास है कि नहीं? इस बात का उत्तर मुझे सिर्फ हाँ या ना में चाहिए, सिर्फ हाँ या ना में। क्या आपको चुनाव आयोग पे भरोसा है? क्या देश के लोकतंत्र पे भरोसा है? अगर लोकतंत्र नहीं होता तो कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिलती है। भरोसा था। अगर ईवीएम खराब होते तो कांग्रेस यहां तक होती आज। और ये कांग्रेस ये बात कर रही है जिसकी 100 सीटें नहीं आई है। सिर्फ राहुल गांधी एक डेवलपमेंट की बात नहीं की आपने। आई हुई पार्टी पे ये मुझे लगता ठीक है। उन्होंने बोला कि जवाब दीजिए। जवाब आपका नंबर आएगा, आपकी बात करने का जवाब दे सकता हूँ। लेकिन यदि चर्चा को स्थल से रखना हो तो एक दूसरे के बीच में ना बोले, अपनी बारी पे बोले। सबको बीच में बोलना आता है, सबको बीच में बोलना आता है, सबको बोलना आता है, जोर से बोलना आता है, चिल्ला के बोलना आता है। लेकिन अपनी बारी पे बोलिए। उज्जवल दीपक जी को बोलिए। नरेंद्र जी, पवन जी, ऐसे में चलिए नरेंद्र जी, पवन जी, ऐसे में कुछ नहीं हासिल होगा। और एक स्वस्थ जिस तरह से आईएनडी 24 की डिबेट रहती है, मैं चाहता हूं कि उसी 1 by 1 जिसका जो टर्न है वो अपनी बात रखे। भरपूर हमारे पास समय है क्योंकि 1 घंटे की ये चर्चा है। उज्जवल दीपक जी, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। इसके बाद मैं अजय गंगवानी जी के पास में आऊंगा। आप संक्षेप में अपनी बात क्लोज कर लीजिए। जी, मैं अनुरोध करूंगा कि 20 मिनट टोके। जी, कोई नहीं आएगा तो मैं भी शांत सर, बोल सकते हैं। एक-एक करके बात कर लेते हैं। दिन दोनों का है। मेरे प्रश्न का उत्तर आप अपने आपका भी दिन है, उनका भी दिन है।
चलिए बोलिए। जी जी तो देश में संविधान परसों भी था, कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। लोकतंत्र हमेशा से था। 1975 में 1-2 साल के लिए गायब हो गया था, हत्या कर दी गई थी उसकी कांग्रेस पार्टी द्वारा। लोकतंत्र नहीं होता, आज इतने अच्छे चुनाव के नतीजे नहीं आते। और मैं मीडिया को बधाई देना चाहूंगा, यह आपका दिन है आज। अगर एक तरफा रिजल्ट आ जाता तो हम आज इस समय 7 बजे बहस नहीं कर रहे होते सक्सेना जी। आज दिन भर लोग टीवी से चिपके हुए हैं। भारत में बहस तो उस दिन भी कर रहे, आज। बहस तो उस दिन भी कर रहे थे जिस दिन एग्जिट पोल आए थे। जी 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 तो आज भाजपा को कांग्रेस पार्टी से 1.5 गुना ज्यादा सीटें मिली है। एनडीए को, हमारे सारे सहयोगी दलों को मेजोरिटी मिली है। और 30 दलों के द्वारा जो स्थापित इंडी गठबंधन था उसको भाजपा से कम सीटें मिली हैं। फिर किस बात का अहंकार? चलिए मैं आता हूं। चलिए अजय गंगवानी जी के पास में आ जाता हूं। अजय गंगवानी जी थोड़ा और इसको हम बढ़ा देते हैं। हम अब की बार 400 पार की तो बात कर ही रहे हैं, ठीक है, वहां तक नहीं पहुंची और 300 के अंदर ही सिमटकर एनडीए रह गया। लेकिन चुनाव के पहले भले ये दावे कांग्रेस ने नहीं किए कि कितनी फिगर नहीं बताई, लेकिन चुनाव काउंटिंग के थोड़ी पहले जिस तरह से आया कि 295 का जिस तरह से फिगर कहा लिया गया, वो वहां तक आप भी नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो तमाम सारी चीजें आपकी रही, संविधान बचाने की या जातिगत जनगणना या तमाम सारी चीजों को लेकर जिस तरह से आपने, आपके सहयोगी ने कैंपेनिंग की, वहीं में भी तो आप पीछे रहे हैं। सक्सेना जी, मैंने उज्जवल दीपक जी की बात को बहुत शांति से सुना। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बातों को सुनेंगे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज लोकतंत्र के इस महाकुंभ का जो रिजल्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं जो घमंड और अहंकार इनके नेताओं में आज मेरे प्रवक्ता मित्र की बातों से भी स्पष्ट हो रहा है। अभी 231 सीट हमको दिखा रहा है, 70 से 80 सीटों पे कुछ हजार वोटों का अंतर जारी है। रात को 2 से 3 बज सकते हैं फाइनल रिजल्ट आने में। ये तो अभी से ऐसा जश्न का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यही उम्मीद लगा के वो भी बैठे हैं। दीजिए मेरे मित्र, दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो संविधान को बदलने की साजिश और षड्यंत्र का आरोप हम लगातार लगा रहे थे, उसके पीछे कारण था। आज देखिए लगातार इनके जो सांसद रहे, चाहे अनंत हेगड़े की बात करूं, ज्योति मृगा की बात करूं, या इनके अरुण गोयल जी की बात करूं, या इनके गिरिराज सिंह, ये लगातार खुद अपने बयानों में इस बात को अंडरलाइन करते रहे कि हम 400 सीट से ज्यादा लाएंगे और देश के संविधान को बदलेंगे। भैया अगर संविधान में परिवर्तन एक अलग बात है, परंतु संविधान की मूल आत्मा से छेड़छाड़ करने का चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। दूसरी बात आरक्षण की, भैया आपके आरएसएस के प्रमुख बिहार उपचुनाव के समय खुद कहते हैं कि भैया हम संविधान समीक्षा करेंगे आरक्षण की और समाप्त करने का समय आ गया। आपके जो प्रवक्ता थे मनमोहन वैद्य, वो स्पष्ट रूप से कहते रहे कि भाई आरक्षण की समीक्षा करके समाप्त करने का समय आ गया। कहीं ना कहीं सक्सेना जी महत्वपूर्ण है कि इस बार का चुनाव देश की आम जनता ने लड़ा। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने की लड़ाई थी। और देखिए ये जो घमंड अहंकार दिख रहा है, महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी जी स्वयं, आज जब मैं शुरू में बैठा था सवेरे चैनल पे, मोदी जी शुरू में 6000 वोट से पीछे चले थे, मात्र 1.5 लाख वोट से जीत दर्ज करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज लगातार मोदी जी 7 चरणों में, कभी मछली पे, कभी मटन पे, कभी मुसलमान पे, कभी घुसपैठियों पे, कभी ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हमारे घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की इनको छाप दिखती है। लगातार ये धार्मिक, जातिगत और सामाजिक ध्रुवीकरण का प्रयास करते रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं सक्सेना जी आपके चैनल पे, 80 सीट, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, अयोध्या के राम मंदिर का क्रेडिट लेकर राजनीति करने वाले लोग अयोध्या सीट को सुरक्षित नहीं रख पाते। आज इनके 6 केंद्रीय मंत्री हारते वहां से। आज जो इनके अमेठी की सांसद जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री है स्मृति ईरानी, वो हारती है। तो जब उत्तर प्रदेश की जनता जहां आप राम मंदिर का क्रेडिट लेते हैं, वो आपको बुरी तरह से नकारती है। लगभग 45 सीटों में हम आगे चले। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से आप एनसीपी को तोड़ने का प्रयास करते हैं, शिवसेना को तोड़ने का प्रयास करते हैं, महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया आपको। आज 30 सीटों से ज्यादा में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तमिलनाडु में पूरी तरह साफ है, केरल में आप पूरी तरह साफ है, राजस्थान में हमारी स्थिति बेहतर हो रही है। हरियाणा में जो आप कृषकों के साथ 700 किसान परिवार की हत्या के बाद ये परिवार बिखर गए, हरियाणा की जनता ने दिखाया आपको। ये आखिर घमंड और अहंकार किस बात का है? आपके अमरावती के सांसद नवनीत, चलिए आता हूं, अब सेकंड राउंड में मैं आऊंगा। जी ठीक है, कार्यकर्ताओं तो स्पष्ट
उनसे कहा ठीक है, भैया अजय मेहनत गंगवानी करके जी मैं आता हूं जीतेंगे। मैं, उसके बाद देख लीजिए अजय जी आ जाता हूं, दोबारा में आऊंगा संगठन है, वो खुद कह रहा चलिए, है ठीक कि है। मोदी लहर जैसी बात इस बार कुछ नहीं है, हिंदुत्व में राजनीति करके आप सरकार नहीं बना सकते। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर लीजिए, ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से बता रही है कि 2019 में जो मोदी जादू या मोदी लहर जैसी बात थी, इस बार 2024 में कुछ नहीं था। लगातार मोदी चलिए मैं आता हूं, अजय जी आता हूं, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझ लेता हूं, उनकी नजर से भी मैं देख लेता हूं तमाम सारी चीजें जो लगातार चलती रही हैं, वो भी लगातार इस पर अपनी बात, अपना प्रोडक्शन, अपना अनुमान रखते आए हैं। अजय जी ठीक है, अजय जी, अजय जी आवाज आ रही होगी मेरी, अजय जी आवाज आ रही होगी, सेकंड राउंड में सबका एक एक राउंड और हो जाए। अजय जी मैं सुरेश जी के पास में आ जाता हूं। सुरेश जी, जिस तरह से हालांकि आपने कई चीजें जिस तरह से पहले दौर में जिस तरह से आपने कह दी हैं, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है मोदी जी का चेहरा, डबल इंजन की सरकार, ये तमाम सारी चीजें थी, जिस तरह का एक कॉन्फिडेंस था वो कार्यकर्ताओं में भी घर कर गया कि नहीं मोदी जी का चेहरा है, अपन को ज़्यादा कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, हम तो 400 पार ला रहे हैं। क्या ये चीज़ें, इन चीज़ों को समझने और तमाम सारी चीज़ें जो सेंट्रलाइज हो गई कहीं ना कहीं, और आपने जिस तरह से कहा कि कैडर बेस्ड पार्टी है, वो चीज़ें लगातार डिलीवर होती रही हैं, फिर जब वो कहीं एक जगह सेंट्रलाइज हो गई, उसका भी सर एक असर रहा है और कार्यकर्ता नेता मान के चल गए कि हमने जीत गए। तो जिस तरह से और प्रयास, हालांकि मुझे लगता है कि वो अपनी, अगर जिस तरह की चीज़ें दिख रही हैं कि संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं, अन्य तमाम की तरह की चीज़ें, जातिगत गणना, वो मुझे लगता है कि कामयाब होते देखिए उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है। लेकिन जिस तरह से जो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को डिलीवर करना थी, वो उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पाई, और यही कारण है कि इस तरह की जो चीज़ें दिख रही हैं नहीं, इससे और बेहतर हो सकती थी। देखिए, कोई संवैधानिक बातें उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली नहीं रही। वहाँ शुद्ध रूप से मुस्लिम समुदाय के वोटों का एकजुट होकर के एंटी बीजेपी डलना है। ये आप कभी वहाँ की समीक्षा करने जाएंगे तो देख लीजिए। जहाँ तक संविधान का प्रश्न है, तो संविधान का तो प्रियम्बल ही संविधान, उसमें 42वें संशोधन में बदला गया था। जो संविधान की प्रस्तावना बाबा साहब अंबेडकर ने रखी थी, उसे आपातकाल में इंदिरा जी ने बदल दिया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि संविधान की आत्मा तो पहले ही निकल गई, अब क्या आत्मा निकालेंगे इसमें से? जहां तक संविधान में संशोधन का प्रश्न है, तो संविधान में संशोधन 108 बार हुए हैं, एक संशोधन, दो संशोधन और हो जाएंगे। मैं तो आज भी ये मानता हूं कि कुछ संशोधन इस देश के लिए बहुत जरूरी हैं। कुछ संशोधन ऐसे करे गए या कानून ऐसे बनाए गए जो देश के हित में आज भी नहीं है। भाई, हिंदुस्तान का जो व्यक्ति पाकिस्तान से आया है, उसके वहां की संपत्ति वहां की सरकार की हो गई, लेकिन भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गया है उसकी संपत्ति वक्फ बोर्ड में चली गई। वक्फ बोर्ड की संपत्ति देश भर में कितनी आपकी जानकारी में है? जितनी जमीन बांग्लादेश की है उतनी यहाँ हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड की है। आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं देश को? ये सारी चीजें निश्चित रूप से संशोधन की। जहां तक आरक्षण का विषय है, ठीक है, राजनीतिक पार्टियों का एक विषय हो सकता है कि उनका वोट प्रभावित होगा, मेरा तो वोट प्रभावित नहीं होता। संविधान में 10 साल के लिए प्रावधान किया गया था और लिखा हुआ है उसमें, आप संविधान सभा की डिबेट देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि समीक्षा करने के बाद 10 साल के लिए या आने वाले समय के लिए और बढ़ा दीजिए। आपने उसकी समीक्षा बंद कर दी, एक बार भी समीक्षा नहीं हुई। इन्होंने भी नहीं की, बीजेपी वालों ने भी नहीं की, और पहले की कांग्रेस वालों ने भी की। बाद में बोलिए भाई, आप बाद में बोलिए, इनकी आवाज डाउन कराइए। ऐसा नहीं आप घंटे भर बोले, मुझे बोलने न दे। आप बंद करिए अपनी आवाज, आप अपनी आवाज बंद करिए। दादागिरी नहीं। आपके ये साथी मेरे साथ सुरेश जी के पास नहीं आऊंगा, बंद करेंगे। सुरेश जी के पास नहीं आऊंगा, ये तरीका नहीं है। मैं सुरेश जी के पास में भी आऊंगा। अजय जी प्लीज, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। सीधे बीजेपी दफ्तर चलते हैं, सीधे बीजेपी दफ्तर चल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को वहां पर संबोधित किया जा रहा है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर मैं सुरेश जी के पास ही आऊंगा आगे के सवाल के साथ। इतिहास बनने जा रहा है। ये जो जीत हुई है मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस बार छिंदवाड़ा में भी कमल खिला है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर जो जनता ने तय किया था कि हम तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए हमारा जो संकल्प है, वो जनता ने आज उस संकल्प को, एनडीए को बहुमत देकर के, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर के आज देश के अंदर फिर इतिहास बनने जा रहा है। विकास और गरीब कल्याण को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का आज देश के अंदर जो जनादेश मिला है, इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से फिर एक बार जोरदार
तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। तो आज इस लोकसभा के चुनाव में भी इतिहास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, हमारा बैठा हुआ जो नेतृत्व है, इससे टीम स्पिरिट के साथ, चाहे माननीय हमारे मोहन यादव जी होंगे, चाहे हमारे शिवराज सिंह चौहान होंगे, या हमारे भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी टीम, जिन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम से जो आज इतिहास बनाया है, तो विकास और गरीब कल्याण के साथ डबल इंजन की सरकार ने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का काम जो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व ने किया है। आज मध्य प्रदेश ने कोने कोने के अंदर आज इतिहास बनाया है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आप जो सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का संगठन और हमारी सरकार ने मिलकर के जो काम किया है कि जो तय किया था कि 10% वोट हर बूथ पर बढ़ाएंगे, फाइनल परिणाम आते आते तक मुझे विश्वास है कि हम इस बार 10% वोट शेयर में मध्य प्रदेश के अंदर इस लक्ष्य को पूरा करने का काम आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ताओं को, जो पन्ना प्रमुख से लेकर के पन्ना समिति, बूथ समिति से लेकर के हमारे सभी नेतृत्व ने हर बूथ पर जो काम अथक मेहनत और परिश्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के विकास और गरीब कल्याण के साथ जो इस नेतृत्व में। तो मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जिस तरह से संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, उत्साह से भरे हुए हैं। हालांकि देश स्तर पर भले ही कैसे परिणाम आए हों, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, क्लीन स्वीप किया है और जिस छिंदवाड़ा की चर्चा बहुत होती थी उस किले को भी कहीं ना कहीं भेजने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। एक बार फिर हम पूरे पैनल के साथ में आते हैं। मैं सुरेश शर्मा साहब के साथ में उस समय था। सुरेश जी, जो बात आप कर रहे थे उसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं कि जिस तरह की जिसका जिक्र किया, चाहे सीए की बात कर लें, एनआरसी की बात कर लें, जिस तरह का मैंडेट है, इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब इस तरह के जो फैसले लेना होंगे और अब जिस तरह के सहयोगी हैं, चाहे हम जेडीयू की बात कर लें, चाहे हम चंद्रबाबू नायडू की हम बात कर लें, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जो आपने भी चर्चा की, लगातार तुष्टीकरण की जीत ये भी कहा गया। इस तरह के फैसलों में आपको लगता है कि अब सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इस तरह के फैसले लेने में कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई चुनौती या दिक्कत इस तरह का आने वाले समय में फेस करना पड़ सकता है? देखिए, एक बात मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि इस चुनाव के परिणाम से नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर कोई बहुत असर नहीं होने वाला और ना ही राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व पर कोई बहुत ज़्यादा गिरावट या बढ़ोतरी होने वाली। जो व्यक्तित्व दोनों बड़े नेताओं का है वो यथावत रहने वाला है, उसमें कोई बहुत लंबा अंतर आने वाला नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो वोट कम हुआ है या सीटें कम हुई हैं, उसके पीछे विशुद्ध रूप से वोट जिहाद की एक रणनीति थी। उसको कोई आज न माने, समीक्षा में आपको 4 दिन बाद मानना पड़ेगा। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि जो कठोर निर्णय देश की जरूरत थी वो निर्णय प्रभावित हो गए और इस प्रभावित को करने के लिए जो लॉबी ने काम किया है वो लॉबी थोड़े दिन बाद एक्सपोज होगी। या कोई कांग्रेस भाजपा का प्रश्न नहीं है, ये सब देश का प्रश्न था। ठीक है, कम जनता ने कम पसंद किया तो कम निर्णय आएंगे, लेकिन जो आरएसी सीए ये सारे मामले हैं, ये अब मेरे ख्याल से जहां तक मुझे समझ है, हो सकता है मैं इसमें कहीं गलत हूं, वो केवल आदेश के ऊपर निर्भर करेगी। अब कोई संविधान में बदलने की या कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो सारे कानून तो बन ही सकते हैं जो संविधान के संशोधन नहीं है। और एक बात हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि 2 बड़े दल हैं, एक कांग्रेस है, एक भाजपा है। उसकी विचारधारा अलग है, उसकी विचारधारा अलग है। जब कांग्रेस सरकार में थी तो वो अपने विचारधारा के आधार पर देश को संचालित करने के लिए कानून बनाती थी। अब भाजपा आई है तो भाजपा की विचारधारा के आधार पर संशोधन करके और कानून बनाने का उनका अपना विचार है, क्योंकि वो एक मैंडेट लेकर के जनता के बीच से आए हैं। तो अब की बार ये ठीक है कि अंग असेंबली पार्लियामेंट फिर हो गई और एक जो है गठबंधन की सरकारों की वापसी जैसा वातावरण बन गया। चलिए सुरेश जी, मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा क्योंकि अब
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं उनको भी सुन लेते हैं। फिर मैं सीधे पवन जी के पास में और सलूजा जी के पास में और जो अन्य मेहमान हैं उनके पास में आऊँगा, सीधे चलूँगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं अपने संबोधन में। इतना जबरदस्त रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड भी भाई साहब मैं देख रहा था आंकड़े, तो जोड़ बाग की लगा के मैं इधर से सोचूं बोलूं तो क्या बोलूंगा। 11 लाख जोरदार तालियां इंदौर के लिए, 11,11,000। आप माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, जोरदार तालियां 8,21,000। ऐसा लग रहा है कि हमारे सारे सुवर्ण, जैसे किसी को अपन एक देते ना सुवर्ण की तरफ से देते हैं, तो वो आंकड़ा भी मिला के दिया है, इसमें कोई कम नहीं। 11,11,00,000 से ऊपर 8,21,000, वो जो आंकड़ा है अपना हिसाब बनता है। और हमारे अपने 5 लाख से ऊपर वाले 3 अलग अलग कैंडिडेट, माननीय सिंधिया जी, माननीय वीडी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ हमारे बीच में। और भोपाल के लिए अब कोई क्या सोच सकता है कि कौन सा क्षेत्र है, मध्य भारत भी आ गया, बुंदेलखंड भी आ गया, और ये मालवा बुंदेलखंड का सेंटर भी आ गया। और 8 सीटें 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतने वाले जीत रहे, तो ऐसे छप्पर फाड़ के जीत रहे। जोरदार तालियां अपने आप के लिए। कोई कांग्रेस के लिए कोई कसर ही बाकी नहीं। और 29 में से 25 सीट हमारी, 1 लाख से सभी ऊपर वाली जो 4 सीट बची है, वो 4 सीट में भी 3 सीट 50,000 से ज्यादा लीड वाली। जोरदार तालियां। 28 तो हमारी पुरानी हो गई। और आजादी के बाद मुझे लगता है छिंदवाड़ा तो भाषा पहली बार का ही होगा, नहीं वो उपचुनाव, मुख्य चुनाव में छिंदवाड़ा माननीय पटवारी जी 40 साल लगभग पहले, लेकिन वो उपचुनाव में चुनाव में पहली बार, और वो भी छोटी मोटी जीत से नहीं, 1 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीते छिंदवाड़ा। कोई आकलन कर सकता है, कोई कल्पना कर सकता है। उसी प्रकार से हमारे अपने बड़े बड़े दिग्गज नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, दिग्विजय सिंह, स्वनाम धन्य, 2 बार के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता, और पता नहीं कितने प्रकार के आइडिया कांग्रेस को देते हैं। और उन कांग्रेस के नेताओं के उनके अपने अंदर की स्थिति कैसी है। पहले भोपाल से भाजपा ने हिसाब साफ किया था, अब उनको घर छोड़ के भी आए। जोरदार ताली बजाओ। राजगढ़ से भी स्थिति बनी जबरदस्त रूप से। हमारे अपने जो यहाँ के सांसद है, पता नहीं क्या क्या बोला गया था उनके लिए। मैं तो अभी जरूर छोड़ देता हूँ आज के बाद कि ये बातें हो, चुनाव तक जितनी बातें कही थी उन्होंने, लेकिन एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की बात पर जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया, वाकई ये कमाल का चुनाव है। मध्य प्रदेश के अंदर राजगढ़ पिछली बार थोड़ी कम रह गई, वैसा झाबुआ में तो कांतिलाल जी बाकी रह गए थे। पिछली बार 1 लाख के अंदर में से जीते थे, 1 लाख के आसपास जीते थे। अब की बार झाबुआ 2 लाख से पार। झाबुआ जिसके बारे में कहा जाता था कि ये बिल्कुल हमारी माइनस की सीट है, ट्राइबल की सीट है, हम इसके कारण जीत रहे हैं, उसके कारण जीत रहे हैं, ऐसे फग्गन सिंह जी के बारे में बात निकलती मंडला की। लेकिन मंडला की ये जो सीटों का आकलन अगर देखें, तो जो हमने पिछली बार से भी जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में इंदौर 5,47,000 थी, इस बार 11 लाख से है। विदिशा पिछली बार 5 लाख से थी, इस बार 8,21,000 से है। इसी प्रकार से खजुराहो 4,92,000 थी। विष्णु जी अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं भाई साहब, देखो। इसी प्रकार से जबलपुर 4,54,000 थी, इस बार 48,000, 4,86,000 थी। इसी प्रकार से मंदसौर 3,76,000 थी, अब की बार 4,82,000 से। देवास 3,72,000 ऊपर से थी, अब की बार 4,23,000 से। उज्जैन 3,65,000 थी, अब की बार 3,69,000 है। बैतूल 3,60,000 थी, इस बार 3,79,000 है। दमोह 3,53,000 थी, इस बार 4,64,000, 4,06,000 से ऊपर से जीत रहे हैं। टीकमगढ़
48,000 के आसपास थे। इस बार 4 लाख से ज्यादा जीत रहे हैं। सागर 3 लाख से ऊपर थे, इस बार 4,58,000 से ऊपर जीत रहे हैं। भिंड लगातार कौन सी चीज जाए, अपने गुना भी देखो। मंडला 97 से पिछली बार जीते, अब की बार 1 लाख से ऊपर। अतलांकी में बता ही चुका हूं। और छिंदवाड़ा पिछली बार हम अपनी सीट हारे थे 37,000 से, लेकिन अब की बार हिसाब चुकता करा 1 लाख से ज्यादा। तो ये जो भाजपा की जो जीत है, और ये केवल यहाँ का रिकॉर्ड नहीं, इसी प्रकार से देश का रिकॉर्ड भी देखो। तो देश का रिकॉर्ड कैसा बना है वो भी हमारे सामने है। इस देश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 300 के आसपास पहुंच रही है। ये सबसे बड़ा अपना उदाहरण है। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहली बार पूर्ण बहुमत से हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी 2014 में बने, फिर 300 पार और तीसरी बार भी 300 पार। लेकिन एक और रिकॉर्ड बना, ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री है जो पूरे दुनिया में 2 बार मुख्यमंत्री और 3 बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ऐसा भी कोई रिकॉर्ड नहीं। और जिस प्रकार से हमारा सबका संकल्प है, 2 बार इनसे ज्यादा इनका रिकॉर्ड रहा कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का। एक रहा 17.5 साल सम्माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का, और उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड रहा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिस तरह से जो ऐतिहासिक जीत मध्य प्रदेश में मिली है, और कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं निश्चित तौर पर जीत का रिकॉर्ड वहां के कैंडिडेट ने, भाजपा कैंडिडेट ने बनाया है। एक बार फिर पैनल के पास में आऊँगा, सीधे पवन पटेल जी के पास में आ जाता हूँ। पवन पटेल जी, छोटे छोटे मैं अब आपसे कमेंट्स चाहूँगा। मध्य प्रदेश को लेकर हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह की जो चीज़ें सामने आई हैं, यानी क्लीन स्वीप कहा, क्लीन स्वीप हो गया। आपका ये भी कहा गया कि नया कलेवर भी है, नया तेवर भी है, फिर भी आप पिछड़े। क्या अब कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत कुछ चीज़ें या बहुत कुछ बदलाव कांग्रेस में कि किस तरह से अब आगे हमें जाना है? नहीं, एक तो सलूजा जी अब हमारे साथ तो इतना गुस्सा नहीं होते थे, आज पहली बार देखा कि नाराज भी हो रहे हैं। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था उनके बीच में बोलने का, और सबको मौका स्वस्थ चर्चा होनी जस्ट चाहिए। उन्होंने बोल दिया इसलिए। दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी ने भी अभी बोला है कि मध्य प्रदेश के संबंध में अगर हमारी कमियां रहेगी, हम चिंतन करेंगे, शोध करेंगे, उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। पूछ लूं, आज इस्तीफा देने का उनका हवा चल रही थी, दिया क्यों नहीं उन्होंने? नहीं, अब मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इस्तीफा देने की बात चल रही थी, मुझे जानकारी में नहीं है। लेकिन शोध के बाद जो भी है, अगर हम लोग की गलतियां रही होंगी, हम लोग की कमियां रही, आप क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं? बिना इस्तीफे के तो आपको जो मैंने तो मांग लिया दिन में, 4:15 बजे इस्तीफा देंगे और गंभीरता से उस पर विचार भी कर रहे हैं। और रही जो दूसरी बात, जो संविधान की बात होती है, हम कहते हैं संविधान में संशोधन होना चाहिए, लेकिन संविधान में संशोधन इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम विपक्षी की आवाज दबा दें। संविधान लोकतंत्र के खिलाफ इसलिए होता है कि सांसदों को निलंबित कर देते हैं। अजय गंगवानी जी, छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए कि जो इस तरह की चीजें, हालांकि तमाम सारे आपकी तरफ से दावे रहे हैं कि नहीं हम 6-7 सीटें जीतेंगे, लेकिन पिछली बार से भी ज्यादा स्थिति इस बार आपकी खराब हो गई। सक्सेना जी, देखिए 2 से 3 चीजें महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को आपके चैनल पर स्वीकार करता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो हमारा परिणाम आया वो हमारे आशा के अनुरूप नहीं रहा। कुछ कमियां हो सकती हैं, समीक्षा बैठक की जाएगी, क्या बेहतर अपन कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सक्सेना ये है कि जो ये लोकसभा चुनाव है, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये पूरे देश का चुनाव है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश जो सत्ता की कुंजी कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी पे कौन बैठेगा, ये उत्तर प्रदेश की 80 सीटें तय करती है। उस 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह विफल रही। आज धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे या प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे जो राजनीति करने का प्रयास लगातार मोदी सरकार और भाजपा के नेता करते रहे, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। महाराष्ट्र में येन केन प्रकारेण जिस प्रकार से पार्टी को तोड़कर अपने राजनीतिक हितों साधने का प्रयास किया गया, महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया। सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा दे दूं सक्सेना जी, 116 ईडी, आईटी, सीबीआई के दम पे भारतीय जनता पार्टी ने 116 कांग्रेस और विपक्ष के उम्मीदवारों को प्रेशर पॉलिटिक्स करके अपनी पार्टी में न केवल शामिल किया, उनको सांसद की टिकट दी गई। चलिए उज्जवल दीपक जी कुछ एड ऑन करना चाहेंगे, फिर मैं अपनी चर्चा को क्लोज करूंगा। उज्जवल दीपक जी, आप अपनी बात रख लीजिए। सक्सेना जी, मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को अभी इतनी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, ना कोई कारण है। मात्र 99 सीट में जो लास्ट चेक किया था, 100 से भी कम सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं। उससे 1.5 गुना सीट अकेले भाजपा को मिली हैं। कितने सारे दलों को मिला के इनकी भाजपा से भी कम सीटें आई हैं।
और ये कैसे टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे अगले 2-3 महीनों में, इनको पता भी नहीं लगेगा। तो इतना अहंकार अभी ठीक नहीं है कांग्रेस पार्टी का। एनडीए की सरकार बनी है, सरकार ये शायद भूल रहे हैं, ये अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा ऊपर हो गए हैं तो इनको इतनी खुशी हो गई है कि ये भूल गए कि कुछ देर बाद नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने वाले हैं। एनडीए को खुशी जरूर मिली है, लेकिन इतनी खुशी भी नहीं जितनी दरकार थी। दूसरी तरफ अगर हम इंडी गठबंधन की हम बात करें, निश्चित तौर पर वो भी खुश हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो सरकार बना सके। तमाम सारी चीजें हैं, अब लगातार इस पर चर्चा डिस्कशन चलता रहेगा। दूसरी तरफ चाहे एनडीए हो चाहे इंडी हो, अपनी अपनी तरीके से अब उनकी रणनीति बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। सभी मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से लगातार जो मतगणना है वो अभी भी जारी है, लेकिन बहुत कुछ पिक्चर लगभग साफ हो चुकी है और उसी के बाद आगे की जो रणनीति है उस पर चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडी गठबंधन हो, वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।